हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी ट्राई ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सक्रीशन। तो सिंपल सी बात है, एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो आज के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर कौन से प्रोडक्ट को हम लोग एक्सक्रीट करते हैं और कौन कौन से आर्गन उनसे जुड़ करके हमारे उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं द प्रोसेस इन विच द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉडी आर कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो सिंपल सी बात है, ये तो रिमूवल हो गया एक्सक्रीशन का। फिर देखने क्या रहा है कि एंड आर्गन एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन से एक्सक्रीशन प्रोसेस से जुड़े हुए जो जो आर्गन उससे एसोसिएट होते हैं उनको हम लोग क्या नाम दिया? एक्सक्रीटरी आर्गन नाम दिया गया। अब वो एक्सक्रीटरी आर्गन है किडनी, स्किन, लंग्स। अब आप ये भी जान लीजिए कौन कौन से प्रोडक्ट ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकालते हैं। लंग्स के बारे में आप जानते हैं क्या निकालता है? CO2, क्योंकि CO2 हम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। CO2 तो वो लंग्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है। स्किन क्या निकालते हैं? स्किन हम सभी जानते हैं स्वेटिंग निकालते हैं, SWEAT, स्वेटिंग। पसीना, पसीना एक बार शरीर से बाहर निकालता है। तो ये पसीना क्यों निकालते हैं? एक्चुअल में जब हम लोग साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो उस साल्ट को बैलेंस करना, और हमारे बॉडी में जब एक्सेस वाटर आ जाते हैं तो उनको बॉडी से बाहर निकालना, या फिर हमारे बॉडी में जब टेम्परेचर को ही कंट्रोल करना हो तो उस कंट्रोलिंग के लिए हम पानी साल्ट दोनों बाहर निकालते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? हमारे बॉडी का स्किन करता है। उसके बाद किडनी के बारे में तो जग जाहिर है कि ये क्या निकालता है? यूरिया, यूरिन। और यूरिन में बहुत सारे यूरिया होते हैं और पिरिमिडीन्स होते हैं और बहुत सारे फास्फोरिक एसिड्स होते हैं और बहुत सारे अनवांटेड साल्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, तो उनको हम यूरिन के रास्ते बाहर निकालते हैं। दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगला टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। बच्चों, ये ऑस्मो रेगुलेशन हर बार CBSE बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा गया है कि ये ऑस्मो रेगुलेशंस क्या होते हैं। ऑस्मो नाम से पता चलता है कि ऑस्मोसिस, और रेगुलेशन मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस को रखते हुए अपने बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? तो मैं आपको कुछ यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर ये एक अमीबा है, हम सभी जानते हैं अमीबा कहाँ होता है? पानी के अंदर होता है। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो आपके घर के नालियों में, तालाब, पोखरों में पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं अमीबा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन बाहर के पानी के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में होना क्या चाहिए? सारा पानी अमीबा के अंदर आ जाना चाहिए। और अमीबा जब कि अब सारा पानी अंदर है तो दैट इज अपने प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को घटाएगा नहीं, तो पानी आते आते एक सिचुएशन ऐसा है कि हमारा अमीबा फूट जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। रीज़न क्या होता है कि हमारे अमीबा के अंदर जब ये पानी आते हैं तो उन सब पानी को अमीबा क्या करता है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्टोर कर लेता है। किस में स्टोर कर लेता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में स्टोर कर लेता है। तो एक तरफ से पानी आते रहते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को फिर से अमीबा पानी के अंदर छोड़ता रहता है। प्रेजेंस ऑफ ड्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो प्रेशर लगा रहा है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? यानी अमीबा क्या करता है? इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए ये जो प्रोसेस करता रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के सिंपल सी डिफिनेशन है द प्रेशर विच प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो वाटर सेल के अंदर जा रहा है, अगर सेल कोई एक ऐसा काम करे कि ये पानी अंदर न जाए तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या करता है? उन पानी को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भरता है और वो वैक्यूल कहां से? तुरंत शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर माने हमें ऑस्मोसिस रोकना है। तो ऑफ बॉडी फ्लूइड,
बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। जैसी बात है, अब ये पानी अगर लगातार शरीर के अंदर आ जाएगा तो पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, जिससे इसका शरीर फट सकता है। तो इस पानी के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए जो इस पे ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहे हैं, और ताकि हम अपने शरीर के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल उसको हम बाहर निकाल सकें, तो इन्हीं के कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अब अगला टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट। जी हाँ बच्चों, प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं, उनके अंदर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिपॉजिट होते हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों को ये नहीं कोई पता है कि प्लांट के पास कोई एक्सक्रीटरी स्पेसिफिक ऑर्गन है जहाँ से वो चीज़ों को एक्सक्रीट करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि प्लांट के आखिर वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ है जहाँ से है हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो आइए देखते हैं, वही है एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स। जैसा डिफिनीशन है, मैंने यहाँ पे सिंपल से कह दिया है कि प्लांट डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मतलब जैसे हम लोगों के पास किडनी, लंग्स और ये स्किन्स होते हैं, वैसे प्लांट के पास तो कुछ होता नहीं है। इस नाते ये अपने एक्सक्रीशन को कैसे करते हैं जरा देखते हैं। तो मैंने बताना कि इनकी वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिनकी वजह से ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो आपने देखा होगा ओल्ड जाइलम वेसल्स। आपने बच्चों किसी बहुत पुराने पेड़ को अगर कटा हुआ देखा होगा तो आपने देखा होगा उस पेड़ के सेंट्रल हिस्सा काफी काला होता है, और इस काले हिस्से को हम लोग हार्टवुड कहते हैं। और उसके जो किनारे किनारे वाले जो हिस्से होते हैं वो आपने हल्के से येलो कलर या ईंटे के कलर का देखा होगा, इसको सैपवुड कहते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये सेंट्रल पोर्शन काला क्यों हुआ? तो दरअसल में प्लांट के अंदर भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे टैनिन, रेजिन, गम्स, ये सब निकलते हैं। तो ये सब चीजें निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने प्लांट के स्टेम के सेंट्रल पोर्शन में उसको डिपॉजिट करते चले जाते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। अगर ये प्लांट के सेंट्रल पोर्शन में डिपॉजिट होता है तो ये सेल तो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ रेजिन, गम्स, ये सब तो मर जाते हैं। लेकिन ये सब इतने बिटर टेस्ट के होते हैं, इनको टर्माइट भी नहीं खाते। और यही वजह है कि प्लांट के सेंट्रल पोर्शन में डिपॉजिट होकर के उसका जो कोर होता है उसको काफी हार्ड कर देते हैं। जैसे आपने शीशम, सागौन, अगर इनकी लकड़ियों को देखेंगे तो आपको बीच में ऐसे काले काले सर्कल दिखाई देंगे, और ये एक्चुअल में प्लांट के क्या है? एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? तो ये ओल्डर जाइलम वेसल्स में डिपॉजिट होते हैं। दूसरा है ओल्ड लीव्स। आपने देखा होगा पतझड़ के समय में पत्तियां झड़ जाती हैं। तो अगर हम पतझड़ के समय में किसी पत्ती के अगर एक स्ट्रक्चर को हम बनाते तो हमने देखा होगा कि उसके यहां पर एक पिट्यूल्स होता है। क्या होता है? पिट्यूल्स। एक्चुअल में ये पिट्यूल्स क्या करते हैं, जब पतझड़ का समय आता है तो इन्हीं पत्तियों के यहां पर एब्सिसिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? एब्सिसिक एसिड। और जब ये एब्सिसिक एसिड का सिक्रीट करते हैं तो यहां से हमारा लीफ होता है। तो आपने देखा होगा जब भी किसी पत्ती का झड़ा हुआ एक उसका टिप देखेंगे तो आपको यहां पर इस हिस्से में कालापन दिखाई देगा। दरअसल में क्या होता है कि ये प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये पत्तियों को आइसोलेट इस वजह से करते हैं कि यहां पर वो एब्सिसिक एसिड का सिक्रीशन बहुत ज्यादा कर देते, तो जहां से स्टेम यहां से कमजोर हो जाता है और पत्ती यहां से टूट जाती है। और ये प्लांट दो वजहों से करते हैं। जब हमारा ये पत्ती क्लोरोफिल के एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज करने लायक बेकार हो जाए या फिर इसके अंदर कोई बीमारी लग जाती है तो ये एब्सिसिक एसिड का सिक्रीट करके यहां से इनको अलग कर देते। और पतझड़ के समय में आपने ताजी पत्तियों को टूटते हुए देखा होगा। इसके पीछे रीजन कि एक्चुअल में प्लांट अपने बॉडी से एक्सेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, क्योंकि आपने देखा गर्मी दिनों में पानी की कमी ऑटोमेटिक हो जाती है, तो उस पानी की कमी को रोकने के लिए वो पत्तियों को ही अपने गिरा देता है। और जब पत्तियां गिर जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो जाता है, माने उतना ही होता है जिससे वो प्लांट जिंदा रहे, तो जिसकी वजह से वो अपने एक्सेसिव फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रोक लेता है। तो ये ओल्ड लीफ के गिराने की वजह से ये काम करते हैं। दूसरा आपने देखा होगा बार्क। आपने जब भी किसी प्लांट को ग्रो करते हुए देखा होगा तो उसके ऊपर की जो एक मोटी सी जो छाल होती है वो हर साल झड़ती रहती है। वो छाल जैसे जैसे वो प्लांट पुराना होता जाएगा वो हर साल एक नया छाल झाड़ता रहता है और वो झड़ करके निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार से
क्यों झड़ते रहते हैं? आपने देखा होगा भाई, इन्फेक्शन आप ही को नहीं होते हैं, प्लांट को भी होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियल एक्टिविटी, बहुत सारे दीमक उनमें अपने घर बना लेते हैं। तो इससे रीजन ये होता है कि जब वो हर साल ग्रो करता है और जब अपने छाल को झाड़ता है तो वो सब दीमक उमक जो इनके आउटर सरफेस से चिपक गए होते हैं वो सब झड़ के नीचे गिर जाते हैं और फिर से प्लांट ग्रो करता है, तो वो उनको रिमूव कर देता है। क्रिस्टल, जी हाँ बच्चों, प्लांट में भी क्रिस्टल निकलते हैं और वो बड़े नुकीले नुकीले होते हैं। आपको जल्दी अपनी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। जैसे बरगद की पत्तियों में सिस्टोलिट दिखाई देता है, बिल्कुल अंगूर के गुच्छे जैसे, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट करते हैं। लेकिन अगर आपने कभी घर में अरुई की पत्ती की पकौड़ी खाई होगी, याद करिए, गांव में और शहरों में भी आजकल अरवी की पत्ती की पकौड़ी बनाई जाती है, तो आपने देखा होगा उस अरवी की पत्ती की पकौड़ी को खाने से गले में थोड़ा सा खुजाहट या चुभन टाइप का होता है। दरअसल में वो होता क्या है, उसमें उस महीन क्रिस्टल को हम लोग रेफाइड्स कहते हैं, और वो महीन क्रिस्टल जब हम खाते हैं तो हमारे अगर गले के अगल बगल में क्या कहते हैं, तो हल्के हल्के वो चुभना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं हमारा गला कट रहा है। तो आपने देखा होगा जब मम्मी लोग ऐसे पकौड़ियों को बनाती है तो पहले उस पकौड़ी को पहले बढ़िया से इमली के पत्तों में उसको खूब अच्छे ढंग से उबाल लिया जाता है, जिसकी वजह से वो रेफाइड्स के क्रिस्टल इमली के देखा होगा कि इमली की पत्तियों में टार्ट्रिक एसिड मिलता है, और वो टार्ट्रिक एसिड क्या करते हैं, हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट को डिजोल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से तब उनके पकौड़ी खाने में हमें बड़े आनंद आते हैं। तो इस प्रकार से इतने सारे प्लांट फंक्शन करता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी से भी इस क्रिस्टल को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि ह्यूमन का स्क्रीटरी सिस्टम, स्क्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो हम सभी जानते हैं, लंग्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्किन के फंक्शन को हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि वो उसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, उसका विशेष कोई ऑर्गेनल्स तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि हमें पढ़ना है स्क्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन बॉडी का मेन स्क्रीटरी सिस्टम है, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आपके एब्डोमिनल साइड के डॉर्सल, यानी आपके ये वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड एक इधर लगा होता है, एक इधर, यानी एक ये राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर क्या होता है, लगे होते हैं। तो एक ये किडनी है और एक ये किडनी है, और ये दोनों कनेक्ट होते हैं किनसे, इंफीरियर वेना कावा से। आपने देखा होगा इंफीरियर वेना कावा से ये कनेक्ट होते हैं। और जो ब्लड वेसल्स आपके हार्ट से आर्गन की तरफ आती है, उसको हम लोग क्या नाम दिए, एरोटा नाम दिया गया। ये हमारी लेफ्ट किडनी है और ये हमारी राइट किडनी है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ से एक ट्यूब्यूल्स जा करके वो इसके अंदर, इस ट्यूब्यूल्स का नाम है यूरेटर, जो यूरिन को जो किडनी में फिल्टर हो जाते हैं तो उनको ले आकर के कहाँ स्टोर कर देती है, यूरेथ्रा के अंदर स्टोर कर देती है, जहाँ से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो एक आपका स्क्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है 2 पेयर ऑफ किडनी, 2 पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर्स एंड ए यूरेथ्रा।